अस्सलाम वालेकुम एमडी कैडेट्स फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, इंग्लिश का लेक्चर फ्रॉम मेडिको बाय हानी आप लोगों का पेश है। और आज की इस लेक्चर के अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि ये हमारा पहला लेक्चर है। तो एमडी कैट का मुझे बहुत सारे बच्चों की यही डिमांड आ रही थी कि मैम हमें कोई भी ना एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा होता है, पता नहीं क्या क्या उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को इंग्लिश के नाम पर। इवन मैं देखती हूँ कि भाई 30-30 मिनट की वीडियोस डाली हुई होती हैं और पता नहीं कितनी डाली हुई होती हैं, 20-25 वीडियोस। नहीं भाई, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको आप लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। और वेटेज के हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हमारा पहला लेक्चर है सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है जिन्होंने टेस्ट सेशन के अंदर इनरोल कर लिया है। टेस्ट सेशन की अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगी। उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जिन्होंने टेस्ट सेशन में इनरोल कर लिया है, ठीक है, इंग्लिश की भी और लॉजिकल रीजनिंग की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जिसको हमने आज डिस्कस करना है। मैं जल्दी से आप लोगों को टॉपिक्स का ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो है इंग्लिश के टॉपिक पर, इसलिए मैं ओवरव्यू देना चाह रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। फिर आगे से इंशाल्लाह मैं बस आपको टॉपिक बताऊँगी और स्टार्ट हो जाऊँगी। हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स हैं इंग्लिश के पीएमडीसी के अकॉर्डिंग जिसको हमने कवर करना है। अच्छा, पीएमडीसी इतना खोल खोल के नहीं लिखती है, उसमें तो सिर्फ 3 या 4 लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ानी है, ठीक है, इंग्लिश की, और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ानी है। तो इसलिए मैं सारा सेंट्रल पीएमडीसी के अकॉर्डिंग लेके चलूँगी। और मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ। 8 टॉपिक्स हैं। पहला हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर इंग्लिश स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन, वोकैब नहीं, क्योंकि वोकैब एक्चुअली आपका अपना होता है, वोकैबलरी आपकी अपनी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। वोकैब का ये है कि मैं जो ग्रुप है ना उस पर इंशाल्लाह ताला शेयर करती रहूँगी वोकैबलरी की चीज़ें, तो वो आप एक दफ़ा बस पढ़ते रहिएगा। तो हमने ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद रिटन एक्सप्रेशंस किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं, सेंटेंस करेक्शन का हमें कैसे पता चलता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पंचुएशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे सेंट्रलाइज टॉपिक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। तो आज की हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना सिर्फ टॉपिक सॉल्व करवाया करूँगी बल्कि आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे किसी ने भी इतने अच्छे अंदाज से सेशन डाला हुआ होगा, बिकॉज यूट्यूब पे मैंने देखा है नियर वालों का भी और भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने ना लाइक कोई सेंट्रलाइज चीज़ नहीं है, बस पढ़ाए जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या, एडजेक्टिव, वर्ब, क्या क्या पता नहीं। तो भाई नहीं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट टॉपिक हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन तो आप लोग 7-8 से करते आ रहे होंगे, आपको आइडिया होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, एक पैसेज आपको दे दिया जाता है, उस पैसेज को आपने पढ़ना होता है और उसमें आंसर्स मार्क करने होते हैं। तो फर्स्ट रीड द होल पैसेज, पहले आप रीड करेंगे होल पैसेज को थॉरोली एंड देन चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी आपके पास पूरा पैसेज दिया जाएगा उसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको आपने सॉल्व करना होगा। तो फटाफट से हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और ये हमारा पैसेज है जो कि हमें दिया गया है, इसको हम जल्दी से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। व्हाट मेक इट रेन, रेन क्या बनाती है, मतलब रेन कैसे बनती है। रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स फॉर द सेम रीजन एनीथिंग फॉल्स टू अर्थ। रेन भी ऐसी क्लाउड से नीचे आती है जैसे कोई और चीज़ अर्थ से नीचे आती है। द अर्थ ग्रेविटी पुल इट, अर्थ की ग्रेविटी से पुल करती है। बट एवरी क्लाउड इज मेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल, लेकिन हर क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल से बना होता है। व्हाई डजंट रेन और स्नोफॉल कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ऑल क्लाउड्स, तो क्यों हर बार हमेशा क्लाउड से रेन और स्नो नहीं गिरती। द ड्रॉपलेट्स ऑन आइस क्रिस्टल इन क्लाउड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स होते हैं आइस के क्लाउड में वो बहुत छोटे होते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम इज माइनर, अब जो अफेक्ट होता है ग्रेविटी का वो उन पे बहुत ज़्यादा कम होता है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ पैसेज। आपने पूरा पढ़ लिया, अब आप बताएं मेन टॉपिक क्या है। मैकेनिक्स ऑफ रेन, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हाउ ग्रेविटी पुल्स एग्रीकल्चर। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लाजमी कमेंट में जाकर अपना आंसर लिख दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने बच्चों को फ़ौरन मेरे साथ पढ़ते ही ये चीज़ समझ आ गई है कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। यस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैकेनिक्स ऑफ रेन, क्योंकि देखिए ना क्लाइमेट की यहाँ पे कुछ सच बात हुई है, हमें रेन के बारे में बताया ना, रेन कैसे बनी, क्या होता है, स्टार्टिंग ये इससे हो रही है। फिर क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, भाई नॉर्थ अमेरिका का तो जिक्र ही नहीं है। हाँ, ग्रेविटी पुल, हाँ ग्रेविटी पुल करने का जिक्र है, लेकिन बीच में एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया, तो इसीलिए हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको कुछ अनीस हुसैन की बुक से और प्रैक्टिस करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ चलते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हमारे पास जो टेस्ट है वो हमारे पास टेस्ट 1 है। अनीस हुसैन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग पहले पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है।
तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। लेकिन ज़रूरी है कि आप जब भी आंसर्स दे रहे हो ना, मुझे लाजमी कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोग को कितने अच्छे से समझ आ रहा है। पैसेज 1 हमारे पास है कि मैन यूज़ फॉर स्टडीज़ ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग और मेमोरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, द ऑक्टोपस इज़ अ मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैन द स्क्विड। ऑक्टोपस ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्क्विड के मुकाबले में। स्क्विड भी एक एनिमल है। अनलाइक द फ्री स्विमिंग स्क्विड विच रिलीज एक्सप्लोसिव ऑन इट आइज टू गाइड इट टू अ टेस्टी फिश और क्रैब। यहाँ पे जो है अनलाइक द फ्री स्विमिंग स्क्विड, यानी कि स्क्विड जो है वो उस तरीके से फ्री स्विमिंग नहीं कर पाता या आइज नहीं रख सकता फिशेस या क्रैब्स पर, द ऑक्टोपस जैसे ऑक्टोपस रखता है। ऑफन फीड्स ऑफ द बॉटम ऑफ द सी, खाना खाता है बॉटम ऑफ द सी से। इट्स यूजेस ओनली नॉट ओनली इट आइज बट ऑल्सो इट्स टेंटिकल्स टू आइडेंटिफाई अ लाइकली मील। और ना सिर्फ ऑक्टोपस अपनी आंखें यूज़ करता है बल्कि जो उसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं ना, वो भी यूज़ करता है खाना खाने के लिए या खाने को मील को ढूंढने के लिए। द ब्रेन ऑफ द ऑक्टोपस हैज 2 सेपरेट मेमोरी स्टोरेज। 2 मेमोरी स्टोरेज होते हैं एरियाज, 1 फॉर विजुअल मेमोरी एंड 1 फॉर टेक्टिकल मेमोरी। 2 मेमोरीज, एक विजुअल और एक टेक्टिकल। अब जल्दी से हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ डज द स्क्विड फाइंड इट्स फूड। अब यहाँ पर स्क्विड अपना फूड कैसे फाइंड करता है? बाय साइट ओनली, बाय टच ओनली, बोथ बाय साइट एंड बाय टच, या इन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब। तो बच्चों देखिए, पहले तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर इसमें मार्क कर लीजिए, जो भी आपका आंसर है। उम्मीद है अब आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा और कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बताया कि अनलाइक द फ्री स्विमिंग स्क्विड, यानी आप स्क्विड की क्वालिटी नहीं बता रही, लेकिन कह रहे हैं कि ना सिर्फ आंखें बल्कि सिर्फ आंखों से चीज़ों को देखते हैं बल्कि वो अपने जो है वो टेंटिकल्स को भी यूज़ कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ना सिर्फ आंखें, मतलब कि उसके अंदर भी आंखों की क्वालिटी होगी और टेंटिकल्स की क्वालिटी जो है वो ऑक्टोपस के अंदर एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से हमारे ख्याल से इसका बेस्ट ऑप्शन बाय द साइट ओनली होगा और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे टच की कोई जिक्र नहीं किया गया। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब द ऑक्टोपस, इसमें से कौन सी चीज़ ऑक्टोपस को डिस्क्राइब कर रही है? इट्स ब्रेन इज सिंपलियर दैट ऑफ स्क्विड, यहाँ पर तो नहीं बताया गया ऐसा कुछ। अच्छा खैर, पहले हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग मार्क करिएगा फिर मैं करेक्ट बताऊँगी, ठीक है। इट कैन नॉट लुक एंड टच एट द सेम टाइम, इट ब्रेन डज नॉट फंक्शन वेरी वेल, the memory of what it has seen and touch is contained in separate areas। अब जल्दी से अपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए। ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखें, ब्रेन ने फंक्शन अच्छा नहीं किया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया। वो टच और वो कर सकता है, ये भी नहीं बताया कि नहीं कर सकता, बल्कि हाँ इन्होंने ये बताया कि उसकी जो मेमोरी है वो 2 हिस्सों में, एक विजुअल जो वो देख रहा है और एक टेक्टिकल जिसको वो महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वो देख भी सकता है और जो है वो महसूस भी कर सकते हैं। मेमोरी वाली चीज़ें भी है, सीन वाली भी और टच वाली भी। फिर द पैसेज इज मेनली अबाउट, इस पैसेज में ज़्यादातर हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया? अ न्यू वे ऑफ फीडिंग फिश, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन 2 एनिमल्स, हाउ टू गो डीप सी फिशिंग, अ वार्निंग टू डीप सी ड्राइवर्स। इसमें आप लोगों को किस बारे में बताया गया है? ऑप्शन मार्क कर लिया होगा उम्मीद है, यस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फीडिंग फिश के बारे में नहीं बताया है, डीप सी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, वार्निंग्स कोई नहीं दी है डीप सर्वर्स की, बल्कि हाँ इन्होंने हमें डिफरेंस बताया 2 एनिमल्स का, स्क्विड और ऑक्टोपस का। तो देखा आपने कितनी आसानी से तीनों ऑप्शंस को करेक्ट मार्क कर लिया। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश को पता नहीं कौन लोग मुश्किल मुश्किल कहते रहते हैं भाई, मुझे नहीं समझ आता। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इकोनॉमिक एक्सपेंशन कंटिन्यूस इन मे, इकोनॉमिक की जो एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू हो जाएगी मई से। गवर्नमेंट रिपोर्ट शो गेन्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम एंड हाउसिंग स्टार्ट। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी और उसमें पता चला है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी फायदा हो रहा है, पर्सनल इनकम में भी और हाउसिंग स्टार्ट में भी, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में भी। हाउएवर रिमेन स्लगिश मेनली बिकॉज द कॉस्ट ऑफ न्यू होम्स हैज़ राइजन मच फास्टर देन एवरेज इनकम्स, और जो हम नए घर बन रहे हैं वो एवरेज इनकम से बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसके पैसे। बट हाउसिंग स्टार्ट टू शो अ स्मॉल इंक्रीज ओवर दोस ऑफ अप्रैल, लेकिन हमें हाउसिंग से लाइक शो हो रहा है कि स्मॉल इंक्रीज हो रहा है अप्रैल से। अब हम इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन है इस पैसेज के, तो हम जल्दी से पढ़ते हैं। द ऑथर क्लेम्स कंसर्निंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन सीम टू बी बेस्ड ऑन, ऑथर ने हमें पहले बताया कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रही है। अब वो किस चीज़ पे बेस करी, यानी उसने क्या बताया? गवर्नमेंट डाटा इन 3 एरियाज, गवर्नमेंट बजटरी रिपोर्ट्स, द ऑथर्स ओन रिसर्च या द ऑथर्स पर्सनल इंसाइट। तो आपके ख्याल से इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है काइंडली उसको मार्क कर दिया जाए। ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, गवर्नमेंट डाटा इन 3 एरियाज। 3 तरह के एरियाज में गवर्नमेंट ने जो है वो डाटा लगाया। कौन कौन से 3 एरियाज में डाटा लगाया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, पर्सनल इनकम का और हाउसिंग स्टार्ट्स का, ठीक है। बाकी यहाँ पे और तो कुछ भी सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये जो हमें डाटा दिया जा रहा है ऑथर ने अपनी रिसर्च से बताया है या ये गवर्नमेंट का बजट है, तो हमें इसके बारे में नहीं पता, ठीक है।
तो हम हमेशा वही ऑप्शन लगाएंगे जो हमें पूरा हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग सामने होगी, वही ऑप्शन लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हाउसिंग स्टार्ट। अब इसमें से कौन सा सच है हाउसिंग को स्टार्ट करने के लिए? दे वर द सेम एज इन प्रीवियस मंथ, दे वर लोअर इन द मे देन इन अप्रैल, दे वर स्लाइटली हायर इन मे देन इन अप्रैल, दे वर मच हायर इन मे देन इन अप्रैल। तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दें। देखिए एक ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ स्मॉल इंक्रीज लिखा है ओवर द अप्रैल। तो अब इसके से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आप जल्दी से बताएं। यस, तो ऑप्शन करेक्ट है सी, स्लाइटली हायर इन मे देन अप्रैल। ठीक है, क्योंकि स्मॉल लिखा है, स्मॉल मतलब स्लाइटली। तो 2 पैसेज आप लोग डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि तकरीबन सब आप लोगों के ठीक जा रहे होंगे। लास्ट पैसेज है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, अनीस हुसैन का। इसको डिस्कस कर लेते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके आंसर देंगे। A team of researchers has found that immunizing patients with bee venom rather than the crushed bodies of bees can better prevent serious and sometimes fatal sting reaction is more than 1 million Americans who are hypersensitive to bee stings. अब आप लोग साथ साथ मतलब समझते रहे, मैं भी पढ़ी हूँ ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से मतलब समझा जाता है। मैं जोर से रीडिंग कर रही हूँ, मतलब आप लोगों को खुद ही समझते रहना है। The crushed body treatment has been started for 50 years, but a report released recently said that it was ineffective. The serum made from the crushed bodies of bees produced more advertised reaction than the injection of the venom did. Venom जहर को कहते हैं, ठीक है। The research compared results of the crushed body treatment with result of immunotherapy that used insect women, and also with the result of placebo. After 6 to 10 weeks of immunization, allergic reaction to sting occurred in 7 of 12 patients treated with the placebo. 7 of 12 treated were crushed body extract and 1 of 18 treated with the venom. तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ एक असल में बात दी जा रही है कि बी ज़्यादा नुकसानदेह होती है या फिर बी जो मर जाती है उसको, मतलब बी का जहर ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और जो बी की बॉडीज़ होती हैं उनको क्रश करके अगर हम वो करें तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी किसी पेशेंट के लिए, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के वक्त। तो ये इस पैसेज में एक्चुअली बताया गया है। तो अब जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं चीज़ों को। अब देखिए इसमें हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज। तो मेन टॉपिक क्या है पैसेज का हमारे पास? अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर पीपल एलर्जिक टू द स्ट्रिंग। वो न्यू ट्रीटमेंट जो कि स्ट्रिंग से एलर्जी है उनके लिए, तो या फिर मोर इफेक्टिव मेथड है प्रिवेंटिंग बी स्ट्रिंग या फिलोप्स ट्रीटिंग हाइपरसेंसिटिव। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फॉर बी स्ट्रिंग इज। रिसर्चेस के बाद ट्रेडिशनल क्या सोचा गया बी स्ट्रिंग के लिए कि वाइड स्प्रेड कर दिया जाए, एक्सट्रीमली हार्मफुल है या ऑलमोस्ट यूजलेस है या सेंसिटाइजिंग है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑलमोस्ट यूजलेस, क्योंकि कोई भी रिसर्च जो भी की है वो कोई भी कुछ खास रिसर्च इसके बारे में नहीं हुई है। फिर 13 पर हम चेक करते हैं द नंबर ऑफ पेशेंट हु टुक पार्ट इन द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब वाज। कौन कितने पेशेंट थे जिनको एक्सपेरिमेंट में डाला गया, वो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा। अगर आपको रिमाइंड है तो आप अपना मार्क कर सकते हैं आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन है 42। Then we have the most successful treatment described in the passage was a serum prepared for the blood of the patient who had been stung, poison extracted from bees crushed bodies or bees a placebo and a crushed body extract. तो इसका जो correct option है वो है poison extracted from bees. Now the 5th question we have is it can be inferred that in order to be successful the treatment referred in the passage must be administered by a series of injections through the patient is exposed by injection immediate after the patient has been stung, oral to 6 to 10 weeks before the patient is stung, या फिर oral immediate after the patient is stung। तो इसमें आप लोगों के हिसाब से जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग पहले अपने पास मार्क कर लें, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ समझ आई होगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर सेंटेंसेस पर आएंगे जो कि हमारा इस टॉपिक का जिसे हम कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। सेकंड टॉपिक को फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप MCQs को सॉल्व कर सकते हैं विद लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि लॉजिक को यूज़ करते हुए किस तरीके से आप MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।